ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने वाले हैं केटीजी। ठीक है, तो केटीजी क्या होता है? तो यार बहुत पहले की बात है, 1800s की बात है। दो साइंटिस्ट लोग थे, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। ठीक है, उन्होंने यार डिसाइड किया यार कि अपन यार इतना मैकेनिक्स कर रहे हैं, थोड़ी गैस की भी बात कर लेते हैं। ओके, उन्होंने क्या किया, गैसेस की स्टडी की और कुछ थ्योरीज दी बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। ओके, तो वो अजम्पशंस क्या क्या है, उनकी डिटेल लिस्ट आपको चाहिए हो तो आपको एचसी वर्मा में मिलेगी, एनसीईआरटी में मिलेंगी। एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो तो शायद बेटर रहेगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि एचसी वर्मा में फालतू की बातें थोड़ी ज़्यादा कर रखी हैं इस बारे में, फालतू इन द सेंस फॉर जेई। ओके, बाकी तो अच्छी बुक है वो, बहुत वो की बात नहीं है, बट वो जेई के लिए लिखी भी नहीं है, वो जनरल एक फिजिक्स का कोर्स है। बट एनीवेज आई एम सेइंग कि आप क्या करो कि उसके अंदर आप अजम्पशन जाके पढ़ सकते हैं। ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। तो अजम्पशन ये हैं कि जो आपके गैस के पार्टिकल्स हैं वो एकदम आइडियल पार्टिकल्स हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स फॉलो करते हैं, आपस में कॉलिजन हो रहे हैं तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, पॉइंट पार्टिकल्स है, किसी तरह का उनमें अट्रैक्शन नहीं है, किसी तरह का रिपल्शन नहीं है। ओके, कोई वॉल्यूम पजेस नहीं करते हैं। तो इस तरह की तमाम बातें मानी गई और फिर उसके बेसिस पे कुछ थ्योरीज दी गई। तो उस थ्योरी का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब अगर आप उसका पूरा डेरिवेशन थ्योरी ये सब देखोगे ना तो उसका हो जाता है इतना मोटा एक पूरा बुक, रिसर्च पेपर टाइप। ओके, उसमें सब चीज़ का डेरिवेशन दे रखा है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेरिवेशन कैसे है, फॉर्मूले कैसे है, सब कुछ मिल जाएगा। अब इतना तो हमारा जेई का सिलेबस है ही नहीं, तो जेई के सिलेबस में आपको क्या जानना चाहिए मैं बता देता हूँ। आपको ये फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ सारे वो आने चाहिए। आपको एनसीईआरटी या एचसी वर्मा, मैं कहूँगा एनसीईआरटी से पढ़ो तो बेटर है। एचसी वर्मा में प्रॉब्लम्स अच्छी दी हुई है केटीजी से, लेकिन थ्योरी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने एक्स्ट्रा बातें बहुत, जैसे देखो केटीजी के चैप्टर में यूजुअली क्या क्वेश्चंस आते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे पहला, और दूसरा तुम्हारे आ जाएंगे स्पीड वगैरह से। इसके अलावा केटीजी से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्योंकि केटीजी क्वेश्चन वो केमिस्ट्री में डालते ज़्यादा। अब एचसी वर्मा में ये सब कम दे रखा है, इससे ज़्यादा बता रखा है इवोपोरेशन क्या होता है, वेपर क्या होता है, बॉइलिंग क्या होती है। ये सब समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जाने को, बट फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम पर्पज इट्स नॉट सो यूजफुल। सो हाँ, हम आज बात करेंगे क्या यूजफुल है उसके बारे में। डेरिवेशंस मैं थोड़े बहुत, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, थोड़े बहुत मैं बता दूंगा कैसे आए आइडिया, बट आपको डेरिवेशंस वगैरह देखने तो वापस से आप एनसीईआरटी या एचसी वर्मा की हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो क्या है इसके अंदर, एक आपके पास एक गैस है, उसका प्रेशर अगर P है, वॉल्यूम अगर V है, नंबर ऑफ मोल्स, याद हो तुमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स N है, और टेम्परेचर T है, तो उसमें ये रिलेशन होता है जहां पे R एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये जूल पर केल्विन पर मोल कहां से आया? P इंटू वी आप करते हो तो उसका यूनिट वर्क का यूनिट आ जाता है, जो हमने जूल लिख दिया। R जो होता है वो आपका हमें निकालना है, N तो मोल है और टेम्परेचर केल्विन है, तो जूल पर केल्विन पर मोल लिख देते हैं इसको। तो एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें, अब देखो ये चीज़ पे जो क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला तो यही है, अब इसमें हमें कॉन्सेप्ट भी कुछ है नहीं खास बताने को, तो ये चीज़ आएगी आपको प्रैक्टिस से। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है और यहाँ पे एक चेंबर है जिसकी वॉल्यूम है V1, यहाँ पे वॉल्यूम है V2। ठीक है, इसमें मोल्स थे N1, इसमें मोल्स थे N2, इसका टेम्परेचर था T1, इसका टेम्परेचर था T2, या चलो ऐसे लोग, इसका टेम्परेचर P1 था, इसका प्रेशर था P2। ठीक है, तो ये आपके पास दो चेम्बर्स थे जिनमें वॉल्यूम थी V1, प्रेशर था P1 P2 P2 P1 P2 और टेम्परेचर था T1 T2। फिर हमने स्टॉपर को हटा दिया और ये एक दूसरे में फ्लो हो रहा है। तो फाइनली मैंने आपको बताया था कि दो कभी भी आप डिस्टेंट चीज़ों को अगर ज्वाइन करते हो, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे वॉल्यूम लगी थी कि इधर उधर की हीट ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, जो तुम आगे पढ़ोगे, तो इससे टेम्परेचर मतलब T1 T2 रहेगा बेसिकली ये। फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ना, तो इससे टेम्परेचर वगैरह का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा, मोल्स का फ्लो होगा, गैस इधर से उधर जाएगी, मिक्सिंग होगी ना। तो इसलिए क्या होगा, इनका टेम्परेचर कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो जाएगा, है ना। तो हमने ये मान लिया कि टेम्परेचर इसका हो जाता है T, प्रेशर हो जाता है P और वॉल्यूम हो जाता है V। एक काम करो, यहाँ पे पता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पे तुम ये मान लो टेम्परेचर फाइनल तुम्हें T दिया हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर अगर नहीं दिया होता तो उसको करने का एक अलग तरीका होता जो हम बाद में देखेंगे। तो टेम्परेचर मान लो T दिया है फाइनली, तो आपको पूछा है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा इस चैम्बर में, जो फाइनल गैस मिक्स होंगी ना उसका प्रेशर कितना है। तो हम ये देखेंगे पहले मोल्स कितने थे आपके, N1 इक्वल टू P1 V1 बाय RT1, ये पहले के मोल्स थे फर्स्ट चैम्बर में। दूसरे चैम्बर में कितने मोल्स थे, P2 V2 बाय RT2। ठीक है, गैस इक्वेशन लगाई और कुछ नहीं किया है मैंने।
अब अगर आप इन दोनों को मिक्सिंग करोगे और हमने एज्यूम किया कि रिएक्टिव नहीं है गैसेस, तो नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे। मतलब ऐसा है नहीं, अगर तुमने इधर हाइड्रोजन पर रखी थी 1 मोल, इधर हाइड्रोजन पर रखी थी 2 मोल, मिक्सिंग करोगे तो 3 मोल हो जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि हाइड्रोजन कहीं कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो N1 + N2 जो पहले था इक्वल टू N लीटर, ठीक है, इक्वल टू P इंटू, अब वॉल्यूम कितना होगा नई चेंबर का, क्यों, देखो अब क्या हो रहा है कि आपकी गैस एकदम यूनिफॉर्मली फैल जाएगी, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों का सम, और टेम्परेचर दिया हुआ है RT, ठीक है, T दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे P1V1/RT1 प्लस P2V2/RT2 इक्वल टू इतना। इससे सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास प्रेशर जो भी है। ओके, तो अब यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो समझने की बातें क्या थी, ये मैंने क्वेश्चन कराया PV = nRT पे बेस, कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हमने 2 चेंबर्स को कनेक्ट किया और इसमें टेम्परेचर का देखो, तो इसमें 2 चीज़ों का फ्लो होगा। पहली बात गैस का फ्लो होगा, मोल्स चेंज होंगे इधर से उधर, टोटल वॉल्यूम ऑफ चेंबर क्या हो जाएगा। या तुम ऐसे देखो ना, ये तुम्हारे पास पहले 2 चेंबर पड़े हुए थे, ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो एक बड़ा चेंबर बन जाएगा जिसका वॉल्यूम होगा V1 + V2, टेम्परेचर दिया हुआ है, और मोल्स कितने हो जाएंगे N1 + N2, क्योंकि गैस ना किधर लीक हो रही है ना कहीं से आ रही है, ठीक है। तो हमने इस पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, N1 निकाला, N2 निकाला, ये देखो, और हमने बोला कि N1 + N2 हमारे पास टोटल मोल्स आ गए इस चेंबर में। फिर हमने इस चेंबर के ऊपर वापस ये इक्वेशन लगाई, तो क्या आएगा P × V1 + V2/RT, P हमें निकालना था, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का सम, और सॉल्व कर लिया। तो आपको यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे कि मिक्सिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमेशा ये याद रखना है कि एक कोई गैस लो उसके अंदर ये होता है। अब यूजुअली इसमें 2-3 चीज़ें हमें ध्यान ये रखनी पड़ती है। पहला ये कि आपके नंबर ऑफ मोल्स यूजुअली कंजर्व्ड रहते हैं, अगर गैस में रिमूवल नहीं किया गया, रिमूवल किया होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते नंबर ऑफ मोल्स में से, है ना। तो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया कि मोल्स प्रिजर्व्ड है। दूसरा हमने क्या यूज़ किया कि गैस की अगर मिक्सिंग की है, 2 चेंबर्स मिलाए हैं, तो उनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी V1 + V2, और गैस यूनिफॉर्म टेम्परेचर यूनिफॉर्म प्रेशर पे रहती है, एक ही गैस का सैंपल अगर लेते हो तो। ओके, अब यहाँ पे T मैंने पहले से क्यों दिया, क्योंकि अगर T नहीं दिया होता ना, T अगर नहीं दिया होता तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ लगानी पड़ती, हमें यहाँ पे गैस की एनर्जी भी कंजर्व करानी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि एनर्जी लॉस तो होता नहीं है KTG में, तो एनर्जी कंजर्व करा के भी हम कुछ कैलकुलेशन करते। अब हालांकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करेशन मैंने आपको बताया नहीं गैस में कैसे एनर्जी कंजर्व करती, तो इसलिए मैंने वो चीज़ स्किप की है। ओके, तो ये हुआ आपका आइडियल गैस लॉ। इससे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा आने का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसकी मेरी उम्मीद है। अब हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ गैस के बारे में, ठीक है। अब तुम बोलोगे गैस की स्पीड क्या होती है, तो बताते हैं। तो देखो KTG में हमने ये बोला था कि आपके जो गैस के पार्टिकल्स है ना, ऐसे 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 फैले हुए हैं, ठीक है, और ये किसी तरह का कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये सब अलग अलग दिशाओं में घूम रहे होंगे इधर से उधर। तो एक चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, एक फैक्ट या एक स्टेटमेंट जो मैं बोलूँगा वो आप मान लो कि एक गैस का सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास इसका मतलब है कि अगर ये गैस एक डब्बे में पड़ी हुई है तो इस गैस की काइनेटिक एनर्जी थर्मल होती है, सॉरी इसकी V वेक्टर जो होती है ना, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द गैस इनसाइड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो, अगर ये मूव करने लग जाए ना तो मत बोल देना भाई, क्योंकि तब तो पूरा चेंबर मूव कर रहा है। तो इवन उस केस में भी इसमें कंसिडरेशंस होते हैं जो हम बाद में देखेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि अगर आप एक गैस रख रखिए एक बॉक्स में, तो उस गैस की एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि सब तरफ जा रहे हैं, तो इसका भी ऐड करोगे ना तो नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा। पहला हुआ ये। अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार कि यार वेलोसिटी तो चलो ठीक है, स्पीड क्या है एवरेज, मतलब वेलोसिटी तो इसलिए 0 हो रही है क्योंकि पार्टिकल अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें कि एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल तुम्हारी गैस का किस स्पीड से इधर उधर हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन अगर करनी है तो कैसे करें, तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग ने फॉर्मूले दिए। तो एक स्पीड आती है VRMS, जो होती है √3RT/M। ओके, अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। VRMS का मतलब होता है कि तुम्हारे पार्टिकल की स्पीड अगर V1, V2, V3 है, स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी में मत घुस जाना अभी। तो अगर तुम्हारे पार्टिकल्स की स्पीड V1, V2 इस तरह से है, तो ये बेसिकली ये दे रखा है। अगर तुम्हारे पास n पार्टिकल्स है तो उन सबकी स्पीड का स्क्वायर करके सम करो, डिवाइड करो n से और अंडर रूट ले लो, ये होती है VRMS। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय हाफ इंटू मास ऑफ गैस इंटू VRMS स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है। K इक्वल टू हाफ इंटू M इंटू VRMS स्क्वायर। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू M। VRMS स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? 3RT/M।
अब यहाँ पे मैं बताता हूँ ये आर टी और एम क्या है। तो टी तो तुम्हारा टेम्परेचर इन केल्विन है, आर तुम्हारा होगा गैस कॉन्स्टेंट, और एम जो है वो मोलर मास ऑफ द गैस है, मोलर मास ऑफ द गैस। ओके, अब यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि मोलर मास जैसे आपने ऑक्सीजन का लिया तो वो यूजुअली लोग ले लेते हैं कितना 32 लिख देते हैं, तो यहाँ 32 करके आ जाता है, तो वो गलत हो जाता है। क्यों? ये 32 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, तो हमें केजी में लिखना है ऐसा यूनिट में, तो 32 × 10⁻³ लिखते हैं, ठीक है। ये बड़ी गलती बच्चे करके आते हैं, तो इससे बचना है हमको कि 32 × 10⁻³ केजी लिखना है, तब आंसर आएगा, तब जो आएगा वो है, ठीक है। ये 32 लिख के मत आता ना, ये एक गलती लोग करते हैं। तो अब हम यहाँ पे थे, अब यहाँ पे ये चीज देखो, m/m क्या होता है, स्मॉल m बाय कैपिटल M क्या होता है, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास, यानी नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में पढ़ा है सबने ये, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 nRT। तो ये भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। वैसे याद तो क्या रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय 3/2 nRT। अब यहाँ पे और भी कंसिडरेशंस होती हैं वैसे, ठीक है, ये केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो है, और भी चीज़ें होती है, रोटेशनल भी होती है, बट अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हो इस वीडियो के लिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इतनी होती है, ठीक है। अब मैंने डाई एटॉमिक के अंदर क्या करना है वो आगे बताया जाएगा, बट अभी के लिए याद रख सकते हो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज 3/2 nRT, ठीक है। वैसे नहीं याद रखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन ध्यान रखना है ये कि VRMS होती है √3/2 3RT बाय कैपिटल M, M मोलर मास है, और इसको केजी में लिखना है अगर ऐसा यूनिट सॉल्व कर रहे हो तो। VRMS होता ही है, बता दिया मैंने। अब ठीक है, तो VRMS का रिलेवेंस ये है कि VRMS से आप काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब अगर आपको गैस को एक ऐसी वेलोसिटी असाइन करनी है या ऐसी स्पीड असाइन करनी है जिससे आप काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर सको, वो VRMS है। अब एक होती है एवरेज स्पीड, ठीक है, वो क्या है V1 + V2 + so on बाय n, वो होती है आपकी √8RT बाय πm। m भी आपका मोलर मास है, पाई आपका 3.14 जो होता है वही। अब यहाँ पे ये एवरेज का मतलब आप तो बोलोगे भैया थोड़ी देर पहले 0 बताया था, तो वो एवरेज वेलोसिटी 0 थी, एवरेज स्पीड है, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लेके फिर किया है ये, ठीक है। एक होता है VMP, V मोस्ट प्रोबेबल जिसको कहा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है ये। अब ये क्या है मैं बताऊंगा। तो देखो, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी स्पीड ऐसा नहीं होती कि सबकी स्पीड एक ही होती है, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो मैक्सवेल आदमी है उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, उसने ये बताया कि यार इतनी वेलोसिटी, ये जैसे V0 है और ये V इन्फाइनाइट है और ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में नहीं आया तो स्किप कर देना, चिंता मत करना, ज़्यादा सोचना मत कि ये क्या बता दिया। तो मैक्सवेल नाम के जो आदमी है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, उन्होंने स्टडी की इन पार्टिकल्स की और देखा कि इन पार्टिकल्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि इसकी स्पीड v है, 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस तरह का कोई प्लॉट आता है वो, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि इस स्पीड पे कितने पार्टिकल्स हैं। तो आप ये देखो कि ये जैसे स्पीड जैसे 10 मीटर पर सेकेंड है, इस स्पीड पे इतने कम पार्टिकल्स हैं, 20 पे थोड़े ज़्यादा हैं, 30 पे थोड़े और ज़्यादा है, 40 पे कम हुए, 50 कम स्पीड है, समझ रहे हो। तो ये बता रहा है कि अगर तुम्हारी कोई गिवन स्पीड है v, उस पर कितने % पार्टिकल्स हैं, ये बता रहा है बस ये, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्पीड जो है उस पर कितने % पार्टिकल्स हैं। तो आपने ये देखा कि VMP अगर आप निकालते हो ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो पीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस स्पीड का है, वो होती है V मोस्ट प्रोबेबल, उसकी वैल्यू आती है ये। अब ये कैसे आया, ये कैलकुलेशन करने पर आता है, इसका बड़ा सा फॉर्मूला होता है, बहुत लंबा फॉर्मूला होता है इस चीज़ का। ये जो ग्राफ है इसका लंबा सा फॉर्मूला होता है, उसको तुम सॉल्व करते हो, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा के मैक्सिमा लगाते हो, तो ये स्पीड आती है। तो बेसिकली ये स्पीड ये बता रहे हैं कि आपके जो आइडियल गैस है ना, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड होने के चांसेस हैं, ये होता है V मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल नाम से ही पता चल रहा है मोस्ट प्रोबेबल कौन सी स्पीड है, सबसे ज़्यादा चांस क्या है कि ये स्पीड हो सकती है, तो वो हमने निकाल लिया। अब तुम ध्यान से देखो कि VRMS V एवरेज इससे ज़्यादा है और VRMS इससे और भी ज़्यादा है, तो एक ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हम याद रखते हैं रैम, R इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन M, राम या रैम, ठीक है। तो R क्या है VRMS, A है V एवरेज और M है V मोस्ट प्रोबेबल। तो तुम कैलकुलेट करोगे ना तो सबसे ज़्यादा आती है VRMS, उसके बाद आती है V एवरेज, उसके बाद आती है V मोस्ट प्रोबेबल। ओके, ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पूरी। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का तो तुम फिर भी भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं कि
एक पार्टिकल की एग्जैक्ट आपको जैसे बोल दी कि एग्जैक्ट v इक्वल टू 32.86 मीटर पर सेकेंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक पर्टिकुलर स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी को हमेशा 0 बताया जाता है। इस तरह की बातें कुछ होती हैं। ओके, तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो, है ना। तो थ्योरी के सोर्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, एक आपको अगर इस तरह के डेरिवेशंस या फॉर्मुलेट की चीज़ें देखनी है ना, तो उसके लिए HC वर्मा बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें रिलेवेंट पोर्शन ही पढ़ना, ठीक है। जैसे उसमें बॉइलिंग, प्रेसिपिटेशन, वेपर फॉर्मेशन, पता नहीं क्या क्या बता रखा है जो इतना काम का नहीं है। फिजिक्स के लिए वो अच्छा है, नॉर्मल स्टडीज के लिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये डेरिवेशन वगैरह आपको देखने हो तो HC वर्मा बहुत अच्छा है। बाकी NCERT के अंदर अच्छे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता रखी हैं, तो NCERT आप पढ़ सकते हो। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि IIT JEE प्रिपरेशन में वन ऑफ द टॉप 5 मिस्टेक में बच्चे ये करते हैं, NCERT को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। सो यू हैव टू स्टडी NCERT वेल, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो फॉर्मूले मैंने बता दिए। क्वेश्चन इससे ऐसे ही आएंगे कि RT की एक गैस है, उसके अंदर इतना इतना मोलर मास है, टेम्परेचर है, तो VRMS निकालो, ठीक है। या ऐसा बोल देंगे कि एक गैस है, उसका VRMS इतना है, तो अपन क्या करेंगे, फटाक से टेम्परेचर निकाल देंगे। ओके, फिर बोलेंगे कि V एवरेज कितना होगा, तो अपन ऐसे निकाल लेंगे। या रेशियो लेके भी कर सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा है। रेशियो लोगे तो फायदा है कि RT/m कट जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि VRMS दे रखी होगी, उससे आप टेम्परेचर निकालोगे, उसके बाद PV = nRT लगा के कुछ और करोगे, है ना। तो ये सब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब गैस लॉ के बेसिस पे बहुत सारी इक्वेशन आ जाती हैं। जैसे आप इसमें देखोगे, 2 मिनट, इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस और आ जाते हैं। ग्राहम्स लॉ आ जाता है, बॉयल्स लॉ आ जाता है, चार्ल्स लॉ आ जाता है, एवोगाड्रोस लॉ आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसको डेराइव करने से। तो एक ये क्वेश्चन याद रखो और थोड़ा दिमाग सतर्क रखो कि मोल्स क्या होते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। ये सब चीज़ें दिमाग में रखोगे ना, अपने आप तुम्हारे सवाल बनेंगे, अपने आप तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब वापस से मैं कह रहा हूँ, आप HCV में देख सकते हो अगर तुम्हें और डिटेल में फॉर्मूले देखने हैं तो। बाकी यार इन सब से तुम्हारा काम बन जाना चाहिए। इस सब के साथ थोड़ा सा दिमाग चलाना आना चाहिए, क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए KTG के अंदर बहुत अच्छा मटेरियल दिया है HC वर्मा के अंदर। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ फटाफट से, उसके बाद अपन थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर पाएंगे। तो आपकी कोई गैस होती है ना, उसको अगर आप हीट करते हो, ठीक है। तो मैंने आपको याद हो तो स्पेसिफिक हीट जब पढ़ा तो मैंने बताया होगा क्यों, मैंने आपको ये बताया था ना कि हीट इक्वल टू MS डेल्टा T होता है। तो यहाँ पे अपन हीट को क्यों लिखते हैं, और हम यहाँ पे मास के टर्म्स में बात नहीं करते हैं गैस के बारे में। जब हम बात करते हैं गैस की तो हम बात करते हैं मोल्स के बारे में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं NC डेल्टा T। C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या नहीं सॉरी, इसको कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास, मोलर का मतलब होता है पर यूनिट मोल। तो गैस के केस में हम यूजुअली मोल्स के टर्म्स में बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे 2 तरह की C आती है, ठीक है। पहला होता है CP, दूसरा होता है CV। ओके, अब ये CP क्या होता है, CV क्या, तो बताता हूँ। तो CP का मतलब होता है अगर आपकी जो गैस है उसको आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हो तो कितना होगा, ठीक है। और अगर आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो तो वो होगा CV। अब ये क्यों होता है, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, जैसे तुम्हारा कोई गैस है, ठीक है, उसका जैसे P पहले कुछ था, जैसे ये P वर्सेस V ग्राफ है गैस का, ठीक है। तो पहले तुम्हारी गैस थी A पॉइंट पे, हम तुमको उसको लेके गए B पॉइंट पे, ठीक है। तो ग्राफ चल रहा है ये। तो पहले इसका P देखो, अब T जो, अब मोल्स अगर कांस्टेंट है तो T = PV/NR होता है, ठीक है। यहाँ से देखो ना इक्वेशन से, तो अब N और R तो कांस्टेंट है, तो PV का जो मल्टीप्लिकेशन का टेम्परेचर बताएगा। तो यहाँ पे देखो P × V स्मॉल है और यहाँ पे P × V लार्ज है, तो यानी कि टेम्परेचर ये बड़ा है, T2 > T1, ठीक है। तो यानी गैस की हीटिंग हुई है। ओके, अगर गैस एक्सपैंड हुई है, टेम्परेचर बढ़ा है, यानी उसकी हीटिंग हुई है कहीं ना कहीं, है ना। ये देखो डेल्टा T पॉजिटिव है, तो NC डेल्टा T कुछ हमने किया होगा। तो अब यहाँ पे इसको सेम टेम्परेचर पे लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अपन ऐसे लाए हों, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपन अगर जा रहे हैं ना, इस तरह से ऊपर, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक ही V है, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो तुम ऑब्जर्व करोगे, अब थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा समझ आएगा ये, कि अगर हम उसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो ज़्यादा या कम हीट लगती है, अगर हम उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं तो एक डिफरेंट हीट चाहिए होती है। तो वो होता है CP और CV। अब CP और CV में रिलेशनशिप होती है, एक तो ये पहला इक्वेशन याद रखना है, दूसरा CP/CV = गामा। अब ये गामा क्या होता है, ये मैंने पहले भी आ चुका है, ये यंग्स मॉडुलस नहीं लिखा है, गामा लिखा है, ठीक है।
ये पहले भी आ चुका है आपका कहाँ पे, साउंड की स्पीड के अंदर। तो ये गामा क्या होता है तुम्हारा, इसका राज अगले वीडियो में उजागर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी है, दो तीन चीज़ें। पहला ये कि गैस की दो तरह की हीट कैपेसिटीज होती है। अब ऐसे तो इन्फाइनाइट तरह की कर सकते हो डिफरेंट कंडीशंस पे, बट दो स्पेशल होती हैं। पहला मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग करेंगे तो कितना उसका ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, पहला ये। दूसरा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट करेंगे तो कितना आएगा सी, वो होता है सीवी। तो सीपी माइनस सीवी होता है आर और सीपी बाय सीवी होता है गामा। ये आपको याद रखने हैं दोनों। अब इसके अलावा देखो, इनको सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है तो सीपी और सीवी की वैल्यू आ जाती है, बट मुझे वो बकवास लगता है। मैं ये दोनों याद रखता हूँ क्योंकि आसान होता है। ये तो गामा की डेफिनेशन ही हो गई और ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक फॉर्मूला। तो इस चैप्टर में देखो फॉर्मुलेबाजी ज़्यादा हो गई थोड़ी। आपको क्या क्या बताया मैंने, पीवी को एनआरटी बताया, उसमें बेस क्वेश्चन करवाया। फिर मैंने आपको बताया कि स्पीड क्या क्या होती है, आर क्या होती है, वी आर एम एस √3 RT/m, वी एवरेज होती है √8 RT/mp, ठीक है, और वी मोस्ट प्रोबेबल होती है √2 RT/m। ओके, एम मोलर मास है और ये यूजुअली ग्राम में दिया होता है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है अगर ऐसा यूनिट में सब कुछ करना है तो। RAM बताया, R greater than M होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हीटिंग करते हैं ना किसी गैस की तो क्या होता है, तो मैंने बताया कि आपको यार नॉर्मल सब्सटेंसेस की हीटिंग में MS∆T लिखते हैं, बट गैसेस के केस में अपन मास नहीं मोल्स की बात करते हैं तो NC∆T लिखते हैं। अब C दो तीन तरह का हो सकता है। तो पहला अपन ने देखा कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो C कितना होगा, वो CP होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट पे अगर हीटिंग हो रही है तो C कितना होगा, वो CV होता है। CP माइनस CV R होता है, CP/CV गामा होता है। गामा क्या होता है बताएंगे अगली वीडियो में। तो ये हो गया KTG। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।